हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का न्यूज पॉइंट में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बंगाल में हुए ट्रेन हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 9 के पास पहुंची मरने वालों की संख्या। पटरी से उतरे थे बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना स्थल का किया दौरा। अश्विनी ने कहा, रेलवे ने दिवंगत यात्रियों को मुआवजा देना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, ममता सरकार ने की निकाय चुनावों को 4 से 6 हफ्ते के लिए स्थगित करने की मांग। आयोग 48 घंटे में देगा स्पष्टीकरण। और भारत में तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में सामने आए 2,64,000 से ज्यादा केस, 1,09,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। रुक करते अब खबरों का। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी इलाके के मैनगुड़ी में बीकानेर एक्सप्रेस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा अब बढ़ता ही जा रहा है। मरने वालों की संख्या अब 9 के पास पहुंच गई है, वहीं घायलों की संख्या 45 हो गई है। बता दें कि गुरुवार शाम करीब 5:15 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। ट्रेन राजस्थान के बीकानेर से असम के गुवाहाटी जा रही थी। इसी बीच मैनगुड़ी पार करते हुए ट्रेन की 12 बोगियां पटरी से उतर गई और सवारियों से भरे 4 डिब्बे पूरी तरह से पलट गए। इनमें से एक डिब्बा पटरी के नजदीक पानी में भी उतर गया, जिसमें से फंसे यात्रियों को निकाला गया। बताया जा रहा है कि वहां और पास के किसी भी स्टेशन पर कोई ठहराव नहीं था। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस प्रशासन समेत जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू कर दिया गया। हादसे के शिकार लोगों को ट्रेन की बोगियों से निकालने के बाद स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 25,000 रुपए देने की बात कही है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट दुर्घटना है ये। रेस्क्यू पे फोकस है, टोटली रिलीफ रेस्क्यू पे ऑलरेडी मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। गैस कटर्स लेके कोच से बाहर निकालने के लिए वो भी पहुंच चुकी है टीमें। सीनियर ऑफिसर्स साइट पे पहुंच चुके हैं और पूरी तरह से हम लोग अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फ़ोन करके पूरे दुर्घटना की जानकारी ली और रेस्क्यू ऑपरेशंस की जानकारी ली है। हमारा फोकस है जल्दी से जल्दी रेस्क्यू पे हो, सभी लोग निकलें, मेरे पैसेंजर साथी। और एक्सग्रेशिया भी अनाउंस कर लिया है ऑलरेडी जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्टर्न ने। मैं कल सुबह पहुंचा हूँ साइट पे। निश्चित तौर पे डिटेल जांच होगी और हर पहलू पे जानकारी ली जाएगी। अभी हमारा फोकस रेस्क्यू पे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जलपाईगुड़ी में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस के दुर्घटना स्थल का दौरा किया। दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जांच शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। मैं लगातार प्रधानमंत्री के संपर्क में हूं। मैं दुर्घटना स्थल पर आया हूं ताकि इसका मूल कारण पता चले और पता करके उसे हल किया जाए, ताकि इस तरह की घटना की कभी आगे से दोबारा ना हो। बता दें कि हादसे में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है और 45 लोग घायल हैं। ट्रैक से फिलहाल रेस्क्यू कार्य पूरा हो चुका है। फिलहाल ट्रैक को ठीक करने का काम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गुरुवार को गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से 9 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 45 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस ट्रेन में 177 लोग बीकानेर से चढ़े थे, जिसके बाद उत्तर रेलवे ने जयपुर और बीकानेर के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। वहीं मामले में सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताया। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के 2 मंत्री पश्चिम बंगाल जाएंगे। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए घटना पर दुख जताया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पश्चिम बंगाल में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर जाने पर लोगों की मौत की खबर सुनकर दुख हुआ। इसके बाद सीएम ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि जलपाईगुड़ी क्षेत्र में हुए बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से बात हुई। घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्यों के संबंध में चर्चा हुई। सीएम ने लिखा कि हादसे के बाद प्रदेश से मंत्री भंवर सिंह भाटी एवं श्री गोविंद राम मेघवाल पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे और राज्य सरकार की तरफ से कोऑर्डिनेट करेंगे।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में कांग्रेस काफी एक्टिव हो गई है। गुरुवार को उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद हरीश रावत ने पत्रकारों को बताया कि उत्तराखंड चुनाव को लेकर हम लगभग 50 प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर चुके हैं। अंतिम फैसला आज यानी शुक्रवार को लिया जाएगा। इस दौरान जब हरीश रावत से पूछा गया कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि सीईसी की बैठक शनिवार को हो सकती है। मेरे चुनाव लड़ने पर पार्टी अंतिम फैसला करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे और उनके समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों के बीच महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य ने उन पर तंज कसा है। महान दल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। केशव देव मौर्य ने कहा कि हमारे समाज के लिए ऐसे लोग आवाज नहीं उठाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम उनके समाजवादी पार्टी में आने का तो स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि वो हमारे लोगों के लिए आवाज उठाए। केशव देव ने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो ऐसे लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं। जब वे बीएसपी और बीजेपी में थे तो उन्होंने हमारे समाज के लिए आवाज नहीं उठाई। अब वे समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हमारे लोगों के लिए वो आवाज उठाए। शामिल नहीं हुए हैं, शामिल होने वाले हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी किस दल में जाएंगे अभी उसकी उन्होंने पत्ते नहीं खोले। और अगर समाजवादी पार्टी में आते हैं तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। लेकिन रही बात ये कि एक चीज है कि चुनाव के आसपास ये बड़े नेता दूसरे दलों के ये मौसम विज्ञानी की तरह होते हैं और इन्हें पता होता किसकी सरकार बनने वाली होती है। ये मंत्री बिना बने रह नहीं सकते। जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते जा रहे हैं। यूपी में बीजेपी के बाद अब पंजाब में कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में नामों पर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को एक वर्चुअल बैठक की गई, जिसमें पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। हालांकि अभी लिस्ट जारी नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पंजाब की 5 विधानसभा सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में पार्टी की शुक्रवार को यानी आज फिर से मीटिंग होगी। इसमें इन सीटों पर फिर से चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस 1 या 2 दिन में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। बता दें कि पंजाब में 117 सीटों के लिए 14 फरवरी को चुनाव होना है और 10 मार्च को मतगणना की जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ सभी पार्टियां उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा करने में लगी हुई है। वहीं पहले 3 चरणों के चुनाव को लेकर बीजेपी ने 170 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर लगभग सहमति बना दी। गुरुवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन तमाम नामों पर करीब 3 घंटे तक मंथन के बाद सहमति बनी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों के अंदर शुरुआती 3 चरणों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। वही चर्चा उस बात की भी है कि शुरुआती चरणों में जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी से जुड़े हुए कुछ और बड़े चेहरों की उम्मीदवारी का ऐलान किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना शुक्रवार को जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार नामांकन ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों के लिए मतदान होगा। इनमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 9 सीटें भी शामिल है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन 14 जनवरी को जारी की जाएगी। उम्मीदवार 21 जनवरी तक अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे। जमा किए गए नामांकन पत्रों की जांच 24 जनवरी तक होगी। उम्मीदवार 27 जनवरी तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को कराया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन 75 लाख लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। सूर्य नमस्कार करने वाले इन 75 लाख लोगों में भारतीयों के साथ साथ विदेश के लोग भी शामिल हुए। आयुष मंत्रालय का कहना है कि सूर्य नमस्कार से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आज के माहौल में जबकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आम लोगों की इम्यूनिटी को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। मकर संक्रांति के पर्व को और ज्यादा खास बनाने के लिए आयुष मंत्रालय ने इस बार बड़ी तैयारी की। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन 75 लाख लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया, जिसमें देश विदेश के लोग भी शामिल हुए। इस अभियान में विभिन्न मंत्रालयों के साथ साथ योग और सामाजिक क्षेत्र की बड़ी संस्थाओं का भी सहयोग लिया गया।
सोनोवाल ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को सूर्य नमस्कार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने से कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं में लाभ पाया जा सकता है। मकर संक्रांति पर इस बार नदियों में स्नान नहीं होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे लगने वाले मेलों और स्नान पर रोक लगा दी है। नर्मदा, बेतवा और शिप्रा सहित अन्य तटों पर मेला और स्नान नहीं होगा। आपको बताते चले कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूर्य के उत्तरायण होने के पर्व मकर संक्रांति पर नर्मदा किनारे सदियों से मेले लगते रहे हैं। लोक परंपरा के ऐसे पर्वों में बड़ी संख्या में लोग नर्मदा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। एसडीएम गोरखपुर के आदेश के अनुसार घाटों पर समूह में इकट्ठा होने और नदी में सामूहिक रूप से स्नान करने पर भी रोक लगाई गई है। आदेश में इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। कोरोना वायरस ने इस बार भी त्योहारों का मजा खराब किया है। आज मकर संक्रांति का स्नान है, मगर हरिद्वार जिला प्रशासन की तरफ से स्नान पर रोक लगाई गई है, जिसकी वजह से हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र को बैरिकेड करके श्रद्धालुओं के आने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाकर आने वाले श्रद्धालुओं को हर की पौड़ी और अन्य गंगा घाटों पर जाने से रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से सख्त इंतजाम किए गए हैं। स्नान के प्रतिबंधित होने से हर की पौड़ी समेत सभी घाट सूने पड़े हैं। इसी के बीच आज सुबह की गंगा आरती भी केवल चंद लोगों की मौजूदगी में ही हुई। सामान्य तौर पर मकर संक्रांति स्नान पर बड़ी संख्या में देशभक्त श्रद्धालु मां गंगा का स्नान करने के लिए हरिद्वार आते हैं, मगर चूंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने स्नान पर रोक लगाई है और इसके चलते पूरा हर की पौड़ी क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी उछाल देखा गया है। पिछले 24 घंटों में देश भर से कोविड-19 के 2,64,202 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 315 मरीजों की मौत हो गई। मौत के नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण से मरने वालों की संख्या देश में अब 4,85,350 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरे देश से दर्ज किए गए कोविड संक्रमण के नए मामले बीते दिन की तुलना में 6.7% ज्यादा है। गुरुवार को भारत में संक्रमण के 2,47,417 मामले दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 12.72 लाख हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को 1,09,345 मरीजों के ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। देश में प्रिकॉशन डोज लगवाने वालों का आंकड़ा पहले 2 दिन 11,000 से ज्यादा रहा, लेकिन 12 जनवरी के बाद ये आंकड़ा 10,000 से नीचे आ गया। वहीं 13 जनवरी को करीब 8,803 लोगों ने ही प्रिकॉशन डोज लगवाई। 4 दिनों में 41,135 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। इसमें भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ही सबसे ज्यादा डोज लगवाने वाले हैं। वहीं इसी बीच प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज का लक्ष्य 100% पूरा हो गया है। पहली डोज 2,18,80,724 को लग गई। 1,57,09,328 यानी 76% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। प्रदेश में अभी कुल एक्टिव केस 35,979 है। पॉजिटिविटी दर 15.40%, रिकवरी रेट 94.38%। अभी तक कोरोना से 10,085 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा के अंबाला जिले में कोरोना की रफ्तार 20 गुना स्पीड से बढ़ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी को केवल 32 कोरोना मरीज थे। 13 जनवरी तक इस आंकड़े ने अंबाला में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में 1,091 मरीज सामने आए हैं। जिस तेजी से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है उसे देखकर स्वास्थ्य विभाग की भी परेशानी अब बढ़ गई है। 13 दिन में 110 मरीजों से कोरोना ने 2,705 का आंकड़ा तैयार कर लिया है। सबसे ज्यादा संक्रमित सरकारी कार्यालय के कर्मचारी हैं, चाहे फिर वो डॉक्टर हो, कोई स्वास्थ्य कर्मी या फिर नगर परिषद और निगम कर्मचारी। हर कोई लाख प्रयासों के बावजूद खुद को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। यूपी के अलीगढ़ जिले में शादी से पहले दूल्हे का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां दूल्हे ने अपनी शादी से पहले एक ऐसा कारनामा किया जिससे उसे शादी में घोड़ी पर सवार होने की जगह पर जेल जाना पड़ा। पुलिस ने बाइक चोरी करने के आरोप में दूल्हे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शादी से पहले बाइक चोरी के आरोप में दूल्हे के जेल पहुंचने की जानकारी मिलने पर
दुल्हन पक्ष ने चोर दूल्हे के साथ शादी करने से मना कर दिया और उसी तारीख में दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूसरे लड़के के साथ लड़की की दूसरी जगह शादी तय कर दी। लेकिन दहेज को लेकर शादी से पहले बखेड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि दुल्हन की शादी दूसरी जगह तय होने के बाद बाइक चोर दूल्हे के परिजनों ने शादी से पहले दिए गए दहेज का सामान देने से मना कर दिया। हरियाणा के हिसार जिले में बारिश होने के बाद से लगातार मौसम में ठिठुरन बनी हुई है। बारिश के चलते मौसम में बनी नमी और पश्चिम की तरफ से चल रही हवाएं और ज्यादा ठंडक का एहसास करवा रही है। हालांकि पूरे हफ्ते से आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, जिसके चलते थोड़ी गर्मी है, नहीं तो न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के पास पहुंच सकता है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो 15 जनवरी के बाद धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। मौजूदा समय में पहाड़ों से आ रही उत्तर पश्चिमी हवा और बारिश से मौसम में आई नमी मैदानी क्षेत्रों में सर्दी बढ़ाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में कोविड-19 के 14,765 नए मामले पाए गए हैं। बुधवार के मुकाबले राज्य में 1,084 मामले ज्यादा पाए गए और इसके बाद राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 71,022 तक पहुंच गई है। राजधानी लखनऊ में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में बताया गया है कि लखनऊ में 24 घंटे में 2,213 नए केस मिले हैं। इसके बाद नोएडा में 1,626, गाजियाबाद में 1,678, मेरठ में 1,197 मामले पाए गए हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 3,005 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 977 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुवार को 13 जिलों में 3,005 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। अब तक कुल 7,435 मरीजों की मौतें हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 977 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इन्हें मिलाकर 3,35,677 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या घटने से एक्टिव मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 9,936 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश की रिकवरी दर 93.19% और सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 10.91% तक पहुंच गई है। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना का कहर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और नगर निगम की ओर से कोविड को रोकने के लिए खास उपाय किए जा रहे हैं। अहमदाबाद का रायपुर क्षेत्र अपने पतंग और धागा के लिए जाना जाता है, इसलिए लोग यहां पर बुधवार को आखिरी दिन पतंग और धागा खरीदने के लिए पहुंचे। भारी मात्रा में बाजार में भीड़ जमा हुई। बाजार में लोग बिना मास्क के भी दिखे और बाजार में कोरोना के नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया। ना किसी ने मास्क लगा रखा था और ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। गुजरात से अजय मिस्त्री की रिपोर्ट। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार में तेजी का दौर थम गया और दोनों सूचकांक लाल निशान पर खुले। बीएसई का सेंसेक्स जहां 190 अंक से ज्यादा टूटकर खुला, तो वहीं एनएसई के निफ्टी सूचकांक ने 83 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार शुरू कर दिया। फिलहाल सेंसेक्स 467 अंकों की गिरावट के साथ 60,768 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी में भी 134 अंकों की कमी आई है और ये 18,200 के नीचे आ गया। निफ्टी 18,123 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। कारोबार शुरू होने के साथ ही लगभग 909 शेयरों में तेजी आई, जबकि 1,151 शेयरों में गिरावट आई। इसके अलावा 89 शेयरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। चलिए फिलहाल के लिए न्यूज पॉइंट में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरपल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।